हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत धवन प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों को अगले क्लास में पूरा लीवर के बारे में बताए थे। जैसे कि हमने बताया था कि लीवर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर का वेट भी हमने बताया था कि 1.5 kg होता है। लीवर के रोल भी हमने बताया था कि लीवर का काम क्या होता है, बाइल जूस को सेक्रेट करना होता है, कि वो बाइल जूस को बनाता है। बाकी उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, लीवर का वर्क वगैरह भी हमने बताया था। आज हम लोगों की जो टॉपिक है वो हम लोगों को क्या पढ़ना है, पैनक्रियाज पढ़ना है। तो पैनक्रियाज को हम लोग कैसा बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। पैनक्रियाज के बारे में हम ये बता रहे हैं कि जो पैनक्रियाज हम लोगों का होता है वो फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट होता है मतलब चिपटा होता है, बाकी उसके साथ साथ वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पत्ती नुमा संरचनाएं होती हैं, जिसको हम लोग हेट्रोक्राइन के भी नाम से जानते हैं। लीवर जो है ये पैनक्रियाज जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, किसको, पैनक्रियाज को हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों की बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड पाई जाती है, जिसको एक बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ग्लैंड के बारे में बता दें। ये ग्लैंड के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्लैंड कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी ग्लैंड होती है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता दें कि ग्लैंड जो है, ध्यान रखें कि ये ग्लैंड हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन, और दूसरी होती है इंडोक्राइन होती है। ये दो ग्लैंड होती है। ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथियां बोलते हैं। ग्लैंड दो टाइप की होती है, एक एक्सोक्राइन होती है, दूसरी इंडोक्राइन होती है। ग्लैंड मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज़ को सेक्रेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। जो किसी चीज़ को सेक्रेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। और ग्लैंड कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक एक्सोक्राइन होती है, दूसरी इंडोक्राइन होती है। इसका मतलब आप लोग समझ लें कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहिस्रावी बोलते हैं ये, और इसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी। तो ध्यान रखिए कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं। ये किसी चीज़ का सेक्रेशन जो करते हैं, वो एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर होता है, क्राइन मतलब सेक्रेशन होता है। और यहाँ पे मतलब समझेंगे कि इंडो का मतलब अंदर और क्राइन मतलब क्या होता है, सेक्रेशन होता है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि इस नाम से पता चल रहा है कि इंडोक्राइन, इंडो का मतलब हो गया अंदर और क्राइन मतलब क्या होता है, सेक्रेशन होता है। या फिर इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अंतःस्रावी। अंत मतलब अंदर हो गया, स्रावी मतलब जिसका स्राव कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है। अब अंदर या बाहर का रिलेशन यहाँ पे क्या है, वो अभी हम आपको बताएंगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसके मतलब क्या है कहने का। ध्यान रखिए, एक बहिस्रावी है। बहि का मतलब हमने जैसा बताया कि ये एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, और क्राइन मतलब क्या होता है, सेक्रेशन होता है। जैसे कि ये जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो किसी चीज़ का भी सेक्रेशन करती है, तो वो बॉडी के ऐसा नहीं कि बाहर सेक्रेशन करेंगी, वो बॉडी में ही सेक्रेशन करेंगी, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि वो आउटर सरफेस या फिर इनर सरफेस पर सेक्रेट कर सकती है। जैसे आप लोगों को हमने अगले लेक्चर में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, स्टमक पढ़ाया था। जैसे ये ध्यान रखें कि ये स्टमक है। स्टमक में जैसे आप लोगों को बताया गया था कि इसकी ये जो गैस्ट्रिक पिट्स होती है साइड में, इसमें क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, किसका सेक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करती है। एक ही चीज का सेक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करती है। तो इसके वॉल में जो हमारा स्टमक यानी ये जो आमाशय है, इसकी वॉल में क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इसका सेक्रेशन कहाँ हो रहा है, इस बॉडी का ये जो आप देख रहे हैं कि ये सरफेस एरिया, या तो इनका सेक्रेशन इनर सरफेस पे होगा या फिर आउटर सरफेस पे होगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, पसीना वगैरह सेक्रेट हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, आउटर सरफेस पे हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो किसी भी चीज़ों का अगर सेक्रेशन करेगी तो बॉडी के इंटरनल सरफेस पे हो सकता है या फिर आउटर सरफेस पे हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, बहिस्रावी होता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन कौन से ग्लैंड आ रही हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पे ये भी चीज़ें याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड है, ध्यान से रख देंगे इसको। जैसे हम लोग इसमें बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर,
गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया। उसके बाद आपका ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये सब जितनी भी ग्लैंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब कि इनका सेक्रेशन जो हो रहा हो वो ना कि बॉडी के अंदर हो रहा है, बट ये चीजें हमारे, देखिए इंडोक्राइन का मतलब अगर आप समझ लें तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। इंडोक्राइन का मतलब जैसा कि हमने बताया कि इंडो मतलब क्या होता है, अंदर होता है, क्राइन मतलब सेक्रेशन होता है। ये जिस भी चीजों का सेक्रेशन करेंगी उनका सेक्रेशन डायरेक्टली कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड वेसल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं रुधिर वाहिनियां, यानी जो ब्लड कैपिलरीज होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ये डायरेक्टली हमारे नसों के अंदर सेक्रेट करती है। इंडोक्राइन का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि इंडो का मतलब अंदर होता है, क्राइन मतलब क्या होता है, सेक्रेशन होता है। जो किसी चीज को भी सेक्रेट करेंगी, यानी ये कहाँ सेक्रेट करेंगे, जो हमारी रुधिर वाहिनियां है यानी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर सेक्रेट करती है। इसलिए इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनका सेक्रेशन हमारे ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां में या नसों के अंदर नहीं होता। जैसे हमने बताया कि सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा का सेक्रेशन कहाँ होता है, हमारे ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी में, माउथ में होता है, मुख में होता है, मुख गुहा में। तो ये क्या करती है, लार को बनाती है। अब लार बताइए आप लोगों को कहाँ, ब्लड में जाता है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, कहाँ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, ना कि ब्लड में जाता है। दूसरी चीज ध्यान रखिए, लीवर से क्या बनता है, अभी आप लोगों को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि लीवर से बाइल जूस बनता है, पित्तरस बनता है, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट वगैरह करने में, फैट वगैरह को तोड़ने में हेल्प करता है। तो ये ब्लड में नहीं जाएगा। जैसे गैस्ट्रिक जूस है कहाँ पाया जाता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कहाँ पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है। ये क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस HCl वगैरह को सेक्रेट करती है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्वेट ग्लैंड का है, स्किन वगैरह में पाई जाती है, जो पसीना वगैरह को सेक्रेट करती है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ये कहाँ पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, जो एंजाइम का क्या करती है, सेक्रेशन करती है। इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी ग्लैंड का नाम आप लोगों को दिया गया है ये सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जैसा कि हमने बताया कि इनका सेक्रेशन कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और इनका सेक्रेशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है। एक चीज खास बात ये ध्यान रखेंगे कि ये जो सेक्रेशन करती है स्पेशली एंजाइम का सेक्रेशन करती है, और ये जो सेक्रेशन करती है वो हार्मोन का सेक्रेशन करती है। जैसे इसमें कौन कौन सी ग्लैंड आ जाती है मैं आपको बता दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड। सर पहले क्रम से इसको एक सिस्टम से लिखते हैं, पैरा थायराइड होगा, उसके बाद थाइमस होगा, थाइमस हो गया, उसके बाद आपका पैनक्रियाज हो गया, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड हो गई। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये जितनी भी ग्लैंड है ये सब ग्लैंड का हमने जो एग्जाम्पल दिया है, और भी ग्लैंड होती है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये किस चीज़ का सेक्रेशन करेंगी, हार्मोन का सेक्रेशन करेंगी। थायराइड किसका सेक्रेशन करेगी, हार्मोन का सेक्रेशन करेगी। पैराथायराइड किस चीज़ का सेक्रेशन करेगी, हार्मोन का। थाइमस भी सेक्रेशन करती है हार्मोन का, पैनक्रियाज वगैरह भी करता है, और एड्रीनल ग्लैंड बोलता है। तो ये जो पैनक्रियाज आप लोगों को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि ये दोनों का काम करता है। इसके कुछ जो रोल हैं, वर्क हैं, वो एक्सो का भी काम करता है और इंडो का भी करता है। तो हम लोग आप लोगों को इंडोक्राइन के बारे में बता रहे हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में इसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है या मिक्स ग्लैंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो और इंडो दोनों बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया कि पैनक्रियाज जो है वो क्या है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है या मिक्स ग्लैंड है। इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इसके कुछ पार्ट एक्सोक्राइन का भी काम करता है, कुछ पार्ट
इंडो का भी करता। एक बार फिर से आप लोग ध्यान रख लें कि जो ग्लैंड होती है हम लोगों की बॉडी में वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, दूसरी इंडोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन का मतलब हमने बताया कि ये स्पेशली एंजाइम का सेक्रेशन करती है और ये स्पेशल हार्मोन का सेक्रेशन करती है। इसको इंडोक्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो सेक्रेशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में होता है, रुधिर वाहिनियां में होता है, नसों के अंदर जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन बोलते हैं। और इनका जो सेक्रेशन होता है वो हमारे ब्लड में नहीं जाता है, ब्लड के बाहर रहता है, नसों में नहीं जाता है। इनका सेक्रेशन जो होता है वो बॉडी के आउटर सरफेस पे हो सकता है या फिर बॉडी के इनर सरफेस पे हो सकता है। आज हम लोगों को जो यहाँ पे हमने पैनक्रियाज बताया है, पैनक्रियाज क्या है, वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग याद करेंगे। हाँ चलिए देखिए, ये जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी जो पैनक्रियाज है, इसको हम लोग हेटेरोक्राइन क्यों बोलते हैं, ये भी अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों के बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, एक्सो पाई जाती है। इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंडो और एक्सो दोनों का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं या फिर हेटेरोक्राइन बोल सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि इसका जो पार्ट है 85% एक्सोक्राइन, ये चीजें एक्सोक्राइन, और 15% जो इसका रोल है वो क्या है, इंडोक्राइन का है। तो इसके 2 पार्ट हैं, इनका दोनों काम करता है। मतलब जो पैनक्रियाज है उसके 85% जो भाग है, पार्ट है, वो एक्सोक्राइन का काम करता है, रोल करता है, और 15% जो रोल है वो किसका रोल करता है, इंडोक्राइन का रोल करता है। तो पहले अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखें, पहले इंडोक्राइन को समझ लें कि इंडोक्राइन में क्या है। देखिए हम लोगों के पैनक्रियाज में 2 टाइप की सेल पाई जाती है, 3 टाइप की सेल पाई जाती है। एक अल्फा होता है, बीटा होता है और एक डेल्टा होती है, लेकिन हमको यहाँ पे 2 ही का रोल पढ़ना है। आप लोगों के लेवल तक की बात हो रही है कि यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो कितना पढ़ना, 2 पढ़ना है। तो अभी हम आप लोगों को जो बता रहे हैं वो इंडोक्राइन वाली ग्लैंड बता रहे हैं, यानी पैनक्रियाज के अंतर्गत हमारी इंडोक्राइन वाले में 2 सेल पाई जाती है। इंडोक्राइन वाले पार्ट में 2 सेल पाई जाती है, एक अल्फा सेल और दूसरी बीटा सेल। ध्यान रखेंगे कि इनको अल्फा सेल और बीटा सेल, इससे क्या सेक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, एक मिनट, इससे क्या होता है, ग्लूकागान, मिस्टेक हो गया, ग्लूकागान हार्मोन, और इससे इंसुलिन होता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन होता है। ये ग्लूकागान और ये इंसुलिन है। ध्यान रखेंगे कि हम लोगों के पैनक्रियाज में 2 पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है वो किस चीज़ का सेक्रेशन करेगा, एंजाइम का सेक्रेशन करेगा। तो अभी इसको हम बाद में बताएंगे, पहले अभी हम इंडोक्राइन वाला पार्ट बता रहे हैं। तो इसका कितना 15% भाग है। इसमें ध्यान रखेंगे कि हम लोगों के पैनक्रियाज में 2 सेल पाई जाती है, एक अल्फा सेल पाई जाती है और दूसरा बीटा सेल पाई जाती है। तो अल्फा सेल से कौन सी हार्मोन सेक्रेट होती है, ग्लूकागान, इसको आप लोग लिख सकते हैं ग्लूकागान, ये ग्लूकागान हो गया। और दूसरा ये क्या है, इंसुलिन, ये इंसुलिन क्या है, आपकी हार्मोन है। तो इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल से बनती है और अल्फा सेल से क्या बनता है, ग्लूकागान बनता है। ये चीजें ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का रोल क्या होता है, एक दूसरे का ये जस्ट अपोजिट रोल करते हैं, काम करते हैं। जैसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्लूकागान का जो काम होता है ये हमारे पैनक्रियाज के अल्फा सेल से सेक्रेट होती है। ग्लूकागान का काम ये होता है कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना, और इंसुलिन का जस्ट उसका अपोजिट काम होता है कि ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होती हैं, सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है उस लेवल को, मतलब ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज लेवल इंटर करेगा उसकी परमेबिलिटी को, ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि जो ग्लूकागान होता है वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, और इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। जैसे ध्यान रखेंगे कि हम लोग प्रतिदिन, हम लोगों का जो मेन भोजन है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हम लोगों का जो फूड का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है,
कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो हम लोग जितना चीज़ें भी लेते हैं वो लास्ट में कन्वर्ट किस में होता है, डाइजेशन में। हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो इसमें बताया जाता है कि लास्ट फॉर्म में जो टूटेगा किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। जैसे आज हमने चावल ले लिया, रोटी ले लिया, चीनी ले लिया, चाय ले लिया, चाय सुबह से पी लिए, तो जो कुछ भी है ये शुगर में कन्वर्ट होगा, यानी किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। तो ये प्रतिदिन जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं ये हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो इंसुलिन उसको क्या करता है, कम करता है। आपके अंदर इंसुलिन की जब कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं, मधुमेह बीमारी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पैनक्रियाज के जो अल्फा सेल से कौन सी हार्मोन सेक्रेट हो रही है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या है कि हमारे बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है, ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसमें ग्लूकोज का खपत उसमें ज़्यादा होने लगता है और बॉडी में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इनका इंसुलिन का जस्ट उसी के अपोजिट काम होता है कि ये इंसुलिन को कम करता है। ये अगर आपके बॉडी में है तो ग्लूकोज को हमेशा मेंटेन बनाए रखने का काम करेगा। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज आपके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। और इंसुलिन की कमी से हम लोगों को क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। डायबिटीज पहले समझ लें कि डायबिटीज कितने टाइप की होती है। डायबिटीज दो टाइप की होती है। डायबिटीज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक डायबिटीज फर्स्ट होती है, एक फर्स्ट होती है और दूसरी सेकेंड होती है। ये दोनों को मतलब समझ लें कि डायबिटीज फर्स्ट जो होती है वो चाइल्ड में पाई जाती है और ये जेनेटिकली होती है। ये भी चीजें ध्यान रखेंगे, ये जेनेटिकली होती है। तो ये जेनेटिकली जो होती है कि ये जेनेटिक्स होती है, मतलब आनुवंशिकी होती है। ध्यान रखेंगे कि जो डायबिटीज फर्स्ट के बारे में हमने बताया रखा है कि डायबिटीज क्या होती है, जिसको शुगर पेशेंट बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, वो होता क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि जब हम लोगों के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, यानी बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन कम बनने लगेगा, तो हम लोगों के अंदर इंसुलिन जब कम बनेगा तो ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज को मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन ही करती है। इसलिए इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम क्या हो जाएंगे, डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे। डायबिटीज दो तरीके की होती है, एक डायबिटीज फर्स्ट होता है और दूसरी डायबिटीज सेकेंड होती है। तो डायबिटीज फर्स्ट और सेकेंड जो होती है कि डायबिटीज जो फर्स्ट है हमारा और डायबिटीज सेकेंड। तो पहले हम लोग डायबिटीज फर्स्ट के बारे में जाने कि ये स्पेशली किस में होती है, चाइल्ड में होती है, बाय बर्थ होती है, मतलब जन्म से ही होती है। ये जेनेटिकली होती है कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये निरंतर चलती रहती है। इस प्रोसेस में होता क्या है, ध्यान रखेंगे कि जेनेटिकली का मतलब ये जीन से रिलेटेड है। यानी इस बच्चे के अंदर क्या होता है कि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, यानी इम्यून सिस्टम मतलब जो हमने बताया था, अभी तो ब्लड पढ़ाया नहीं है, उसमें हम आपको बताएंगे कि इम्यून सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडी होती है, हमारे ब्लड में कुछ एंटीबॉडी होती हैं जो क्या काम करते हैं, किसी भी अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, किल करता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, WBC। तो WBC के कई सारे पार्ट होते हैं, तो उसमें क्या होती है, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। तो उसी तरीके से लिम्फोसाइट वगैरह पाई जाती है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ये क्या करती है, किल करती है। तो ध्यान रखेंगे कि हम लोगों के अंदर लिम्फोसाइट का जो नंबर होता है वो हमारा एक प्रकार से क्या है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, ये जो डायबिटीज फर्स्ट है इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का इम्यून सिस्टम है बच्चे के बीटा सेल को किल करता है, बच्चे के बीटा सेल को किल कर देता है। ध्यान से समझेंगे कि डायबिटीज फर्स्ट जो है इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बीटा सेल को किल कर देगा। अब आप ये बताइए कि जब बीटा सेल किल हो जाएगी तो क्या आपके अंदर इंसुलिन बनेगा, नहीं बनेगा। यानी ऑलरेडी आपके अंदर इंसुलिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे बच्चे के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज। ऐसे बच्चे को रोजाना इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर जन्म से ही बिल्कुल जो बीटा सेल है वो ना बनती है, नहीं बनती। बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है उसके बीटा सेल को किल कर देता है। जब बीटा सेल नहीं रहेगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा, तो उनको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन हमें देना पड़ता है। और ये जो डायबिटीज सेकेंड है इसको भी समझ ले कि जो डायबिटीज सेकेंड होता है वो जनरली कब होता है,
मतलब अधिकतर ये 40 से 45 साल, 35 साल, 30 साल की उम्र में होता है और अधिकतर मोटे व्यक्तियों में होता है। इसमें क्या होता है कि इनके बॉडी में अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज लेवल होगा वो बढ़ जाता है। ये हमारे खाने के डिसऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हम लोगों का जो फूड है उसमें डिसऑर्डर होने लगते हैं, एबनॉर्मलिटी जो वगैरह होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डायबिटीज सेकंड बोलेंगे। और ये नॉन जेनेटिकली होती है, ये किसी में भी हो सकती है, उनके खाने के डिसऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये बाई क्या होती है, जेनेटिकली होती है। तो आप लोग ये वाला पार्ट समझ गए, अभी हमको ये वाला पार्ट बताना है। हाँ, तो चलिए आगे देखिए, हम लोग जो पैनक्रियाज में बता रहे थे कि पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट था वो कितना था, 85% पार्ट था। और 85% जो पार्ट था एक्सोक्राइन का, वो क्या काम करेगा, इतनी एंजाइम को सेक्रेट करता, हम एक एक करके बता रहे हैं। और इसमें जो इंडो वाला रोल था वो कितना था, 15% ये था। इस इंडो वाले पार्ट को हमने बता दिया है। जैसे ध्यान रखेंगे कि इस एक्सोक्राइन वाले जो पार्ट से हम लोगों का सेक्रेट हो रहा है, पहली जो एंजाइम सेक्रेट हो रही है हमारे पैनक्रियाटिक जूस से यानी पैनक्रियाज से, वो क्या बन रहा है, ट्रिप्सिनोजेन बन रहा है। और ट्रिप्सिनोजेन जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, पैनक्रियाज से बन रहा है ट्रिप्सिनोजेन। और इंटेस्टाइनल जूस से जो हमारा बन रहा है एंटेरोकाइनेज। ध्यान रखेंगे एक चीज़ और है कि जहाँ पे लास्ट में ASE लगेगा, एज वर्ड लगेगा, मतलब वो क्या है, एंजाइम। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे लगा एंटेरोकाइनेज, ASE लगा है, तो एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो हमारा ट्रिप्सिनोजेन को चेंज कर देगा, किसमें, ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा ट्रिप्सिनोजेन को। यहाँ पे हम जेन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसी तरीके से काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्सिन। ये ऑटो कैटालिटिक होता है, जिससे अपने आप ये चेंज होगा। तो ये कैसे होगा, ट्रिप्सिनोजेन जो है काइमोट्रिप्सिनोजेन, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, काइमोट्रिप्सिन कर देंगे। यहाँ पे जेन हटाना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रिप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिप्सिन में, वैसे काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर दिया, किस में, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रिप्सिन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए होती है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था, हम लोगों के गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस मतलब कहाँ से बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनता है, स्टमक में। वहाँ पे हमने बताया था कि वहाँ पे हम लोगों की दो एंजाइम बनती है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन बनती है। तो पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होता था, पेप्सिन में, जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था। तो वहाँ पे पूरा डाइजेशन नहीं हुआ था, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ बाकी थे, वो आगे आकर के कुछ थोड़ा थोड़ा स्टेप में ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में टूटा था, क्योंकि हमारी प्रोटीन क्या होती है, एक अमीनो एसिड किस तरह पॉलीपेप्टाइड एक चैन होती है, बनी होती है, तो वो उसको क्या करेगा, चैन को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ने का काम करेगा। उसी तरीके से यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रिप्सिन है ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड को और पेप्टोन्स को। जो वहाँ पे पेप्सिनोजेन था वो किस में तोड़ा था, पेप्टाइड प्लस पेप्टोन में तोड़ा था, स्टमक में हमारे। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पैनक्रियाज में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट वाला जो डाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड प्लस पेप्टेन को ट्रिप्सिन तोड़ देगा, किसमें, ट्राइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ट्राइपेप्टाइड का मतलब 3 और डाइपेप्टाइड मतलब डबल पेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड मतलब ट्रिपल पेप्टाइड और ओलिगोसेक्राइड, इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन कौन किया था, हम लोगों के स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है। हम लोगों के स्टमक में कोई भी एमाइलेज नहीं बनता है, गैस्ट्रिक एमाइलेज नहीं पाया जाता। आप लोगों को पीछे वाला लेक्चर ध्यान होगा कि स्टमक में क्या क्या बनता है, पेप्सिनोजेन बनता है, प्रोरेनिन बनता है और गैस्ट्रिक लाइपेज बनता है, 3 एंजाइम बनती हैं। केवल ध्यान रखेंगे कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हुआ था, हम लोगों के सलाइवल लार में हुआ था। अब दूसरी बार वहाँ पे 30% डाइजेशन हो गया था, कितना, 30% डाइजेशन हो गया था, बाकी जो 70% वो आगे स्टेप में होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम लोगों के स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाज से क्या बनता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज बनता है, और पैनक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट करेगा किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। अब दूसरी चीज़ है कि ये लिपिड के लिए क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज, लिपिड के लिए क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज है। अब ये चीज़ें किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में और प्लस ओलिगो क्या है, ग्लिसराइड। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, फैटी एसिड, ग्लिसराइड, सॉरी ये ग्लिसरॉल नहीं होता, ग्लिसराइड होना चाहिए।
ये ग्लिसराइड में तोड़ेगा प्लस ओलिगोग्लिसराइड में तोड़ेगा, ये चीजें हो जाएगा। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या होगा, न्यूक्लिएज होगा। जैसे हमने बता दिया, कुछ टर्म हमने बताया था कि जैसे प्रोटीन के लिए क्या होगा, प्रोटीएज, प्रोटीएज। लिपिड के लिए लाइपेज, जहां पे ASC लगेगा मतलब वो क्या है, एंजाइम है। जैसे लिपिड के लिए क्या होगा, लाइपेज हो गया। न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएज हो गया, ASC लगा है। उसी तरीके से लिए स्टार्च के लिए क्या है, एमाइलेज लगा है। प्रोटीन के लिए प्रोटीएज लगा है। तो ऐसे सब सारे के लिए एंजाइम है। जैसे ध्यान रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या, न्यूक्लिएज है। और न्यूक्लिएज किस में तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में जिसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और प्लस फास्फोरिक एसिड, जिसमें तीनों होगा उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और जिसमें केवल दो होगा उसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब ये चीजें ध्यान रखेंगे, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम आगे और एक्सप्लेन करें। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि हम लोगों के पैनक्रियाटिक जूस में पहली एंजाइम जो बनती है वो ट्रिप्सिनोजेन बनती है। ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में उसको एक्टिव किया जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इंटेरोकाइनेज। ये कहाँ से बनता है, इंटेस्टाइनल जूस से बनता है, यानी आंत से बनता है। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड या ओलिगोपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। उसी तरीके से स्टार्च के लिए एमाइलेज है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। लिपिड क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज है, इसको फैटी एसिड में, ग्लिसराइड में या फिर ओलिगोग्लिसराइड में इसको कन्वर्ट करेंगे। और न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या होगा, न्यूक्लिएज, और न्यूक्लिएज किस में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, पेंटोज शुगर, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बनी होती है, न्यूक्लिक एसिड बनी होती है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड से बना होता है। तो उनको ये कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोटाइड में प्लस न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये चीजें अगर ध्यान होगी तो मैं आगे बताऊंगा। ध्यान रखिए, ये जो न्यूक्लिएज है, ये जो न्यूक्लिएज है वो दो टाइप का होता है। आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड भी दो टाइप की होती है, आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड भी दो टाइप की होती है, एक डीएनए होता है और दूसरी आरएनए होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिएज की बात करा तो न्यूक्लिएज मतलब न्यूक्लिक एसिड की बात करा, न्यूक्लिक एसिड में दोनों आ जाएंगे क्योंकि दोनों न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप की होती है, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लिएज जो है एक डीएनएज होती है, डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, डीएनएज, ये डीएनएज होगी, और दूसरी क्या होगी, आरएनएज। ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका डीएनएज है और दूसरा आरएनएज है, ये किस लिए होगा, आरएनए के लिए होगा, और ये किस लिए होगा, डीएनए के लिए होगा। एक किसको कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लिएज का काम है न्यूक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेगा, बोलिए, तो अभी ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो डीएनए और आरएनए है इसके लिए क्या होगा, डीएनएज होगा, और आरएनए के लिए आरएनएज होगा। इसको कन्वर्ट किया जाएगा न्यूक्लियोटाइड में, और दूसरा कन्वर्ट होगा किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। ये दो चीज़ें हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आज जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के बारे में आज हमने आप लोगों को पूरा बता दिया। जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में उसको आप बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगले लेक्चर में हम लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बताया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को बताने के बाद आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लेक्चर को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि हर एक चीज़ें आपको समझ में आ सके। अगर आप डायरेक्ट अगर देखेंगे तो आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो पीछे की भी चीज़ें समझ में
नहीं आएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि आप लोगों को लेक्चर को पूरा शुरू से लास्ट तक अंत तक देखना है। धन्यवाद।